वोल्टेज के बारे में पढ़ लिया, रेजिस्टेंस, मतलब अभी तक हमने तीन चीजें ही पढ़ी हैं, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। बेसिकली यही तीन चीजें देखी है ना। इन्हीं को मैयर कैसे यस करते सर। हैं, इन्हीं को यूज कैसे करते हैं, अब उसका थोड़ी थोड़ी बात की है। तो उसी से रिलेटेड एक साइंटिस्ट थे, ओहम। तो उन्होंने इन तीनों के ना एक रिलेशनशिप बताया था कि भाई वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के दरमियान में ना, आपस में इनके दरमियान में एक रिलेशनशिप होता है। वो क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ते हैं। तो वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस क्या है। वोल्टेज के बारे में हम लोगों ने तब पहले जब बात की थी तब मैंने ये कहा था कि भाई वोल्टेज इज द अमाउंट ऑफ वर्क, कहा था ना पहले हम लोगों ने। जी सर। यस सर। ठीक है। तो अभी आप लोग इसको वर्क और एनर्जी, इसके दरमियान में स्लैश लगा के लिख सकते हैं, लेकिन वर्क और एनर्जी के दरमियान में भी एक रिलेशनशिप है, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर हमारा आ रहा है, एनर्जी एंड पावर से रिलेटेड। तो उसमें हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि भाई एनर्जी क्या है, क्या कैसे हम लोग इसको वर्क से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है। जी ओके सर। सर। ओके, लेकिन अभी तक हमें ये तो पता है ना कि भाई वोल्टेज को हम लोगों ने प्रेशर का, या इसको हम लोग वो वर्क कह रहे थे, जो वर्क हमें किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को या चार्ज को मूव करवाने के लिए करना पड़ता है, जरूरी ऐसे ही है है ना। जरूरी। बिल्कुल। और एंड करंट क्या है, करंट इज द रेट ऑफ चार्ज फ्लो। अभी जहां पर भी रेट का वर्ड आ रहा होता है ना, एक बात का जरूर ख्याल रखिएगा, रेट का मतलब जहां भी आएगा वहां पर कहीं ना कहीं टाइम जरूर इन्वॉल्व होगा, जब भी हम रेट की बात करेंगे। ठीक हो गया। ठीक है। तो रेट की बात इसलिए इसलिए की है, वो हम लोगों ने जब करंट की डेफिनेशन पढ़ी थी तब हमने ये कहा था ना कि भाई अगर एक सेकंड में एक कूलम चार्ज किसी भी पॉइंट से मूव कर रहा है तो उसे हम एक एम्पेयर करंट कहेंगे। जी सर। यस यस सर। यस ठीक सर। है। तो सिंपल इसलिए यहाँ पर उन्होंने रेट ऑफ चार्ज फ्लो, तो अगर हम लोग इसका अगर कोई इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखना चाहेंगे, याद करना चाहेंगे, तो वो भी आप लोगों की मर्जी है कि अगर एक सेकंड में एक कूलम चार्ज किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट से मूव कर रहा है तो हमारे पास जो करंट होगा वो 1 एम्पेयर होगा। या फिर सिंपल सी बात है, करंट इज द रेट ऑफ चार्ज फ्लो। दैट्स ऑल। अच्छा, और रेजिस्टेंस के बारे में बात की थी। व्हाट इज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू opposition in the way of current, opposition in the path of current, that's all, opposition। ये ओपोजिशन बातें और समझ आ गई ना बात कि करंट, रेजिस्टेंस और वोल्टेज ये तीन चीजें क्या थी। दोबारा से हमने इनको रिव्यू कर लिया। अच्छा, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन बता दें। resistance is the opposition in the way or path of current, or simply resistance is opposition to current, करंट के रास्ते में रुकावट। ओके सर। ओके। अच्छा, तो ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है। ओम्स लॉ स्टेट करता है कि अगर हमारे पास जो वोल्टेज है, तुमको मेरी आवाज आ रही है। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके ओके। ओम्स लॉ ये स्टेट करता है कि हमारे किसी भी सर्किट के अंदर हम लोगों ने अभी तक ये बिहेवियर जरूर देखा होगा कि अगर मैं वोल्टेज को ज्यादा करता हूं तो करंट भी ज्यादा हो जाता है, वोल्टेज कम होती है तो करंट भी कम हो जाता है। यस जी होता है सर। ऐसा। ठीक है। तो इस रिलेशनशिप को हम लोग कह सकते हैं कि भाई वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, कह सकता हूं। यस सर, जी सर कह बिल्कुल सकते सर। हैं। एंड ऑब्वियसली जैसे अगर ये इधर आप लोग कहेंगे सर इधर तो लिखा हुआ है करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, तो फर्क नहीं ना पड़ता, मैं इसको अगर इस तरीके से ऐसे भी लिख दूं। यस सर। यस ठीक सर। है। तो ये, बिल्कुल सर, कोई फर्क नहीं। हाँ ठीक है। तो अभी तक हमें ये बात पता चल गई कि भाई अगर वोल्टेज ज्यादा हो रही है तो करंट भी ज्यादा होगा, और अगर करंट कम होगा तो वोल्टेज भी कम ऑब्वियसली बात है होगी। हमारे पास कम कम आ रही होगी। होगी। अच्छा, और इसी में उसने एक और बात की थी, हमने उसने ये कहा था कि भाई ये बात तो ठीक है कि भाई करंट का वोल्टेज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस के साथ कैसा ताल्लुक है। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ जी बिल्कुल। अगर हमारे सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो हमारी जो करंट की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। इसका मतलब यस ये सर। है
current is inversely proportional Inversely to proportional to resistance. resistance. रेजिस्टेंस ज्यादा होगी करंट कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगी करंट ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। ये बात ठीक है? Yes, sir. बिल्कुल सर। ओके, अच्छा। तो इसी तरीके से उन्होंने इसी बात को इधर बताया हुआ है कि ये हमारे पास एक फॉर्मूला लिखा हुआ है I इज इक्वल टू वी ओवर आर, क्योंकि अभी हम करंट की बात कर रहे हैं ना ओहम्स लॉ में। सिंपली Yes, sir. ओहम्स लॉ क्या स्टेट करता है? ओहम्स लॉ ये कहता है ना V इज इक्वल टू आई आर। Yes, sir. तो Yes, sir. अगर हम लोगों ने आर आई को फाइंड करना है, आई को फाइंड और करना है उधर तो आई, जाके डिवाइड हो जाएगा। Yes, हाँ sir. जी, आई इज Cross इक्वल टू वी multiplication ओवर हो जाएगी। आर। V over R। ठीक है, यस सर। अच्छा। तो उन्होंने फिर साथ बताया कि भाई V इज इन वोल्ट्स एंड R इज द रेजिस्टेंस व्हिच इज इन ओहम्स। ये बात तो अभी तक यूनिट हमें रट चुके होंगे, इतनी बात कर ली इन पर। Yes, sir. ओके, तो वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ये जो हमारे पास ये जो फॉर्मूला बना हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला फॉर अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ R, अगर मैं ये कहूं कि मैं R की वैल्यू को कांस्टेंट कर देता हूं, मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, मतलब इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है अभी। अगर मैं ये कह दूं कि भाई अभी तक इसका वोल्टेज और करंट पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो अगर मैं ये कह दूं R इज इक्वल टू 1, फॉर सही है एग्जाम्पल, सर। अगर अगर मैंने ये कह दिया कि भाई R इज इक्वल टू 1 है, और इस सिनेरियो में भी अगर मैं वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाता जाऊं तो करंट बढ़ता जाएगा ना। Yes, sir. बढ़ता यस जाएगा। सर। एंड इसी तरीके से जब हम लोगों ने बात करनी है कि भाई अगर अब हमने बात करनी है रेजिस्टेंस के चेंज होने की, कि भाई अगर हम रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करें तो उसमें फिर मैं वोल्टेज को कांस्टेंट कर दूंगा। मैं कहूंगा कि भाई नहीं, वोल्टेज अब 1 है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। बिल्कुल सर। ठीक है, तो उसमें अब हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट ज्यादा होगा। ठीक Yes, है, sir. ओके। तो दिस इज व्हाट ओहम्स लॉ स्टेट्स। ओहम्स लॉ समझ आ गया? ओहम्स लॉ कहता क्या था? Yes, यस sir. सर। समझ गया। ओके, जी सर। तो इसी तरीके से ओहम्स लॉ की हम लोगों के पास डिफरेंट वेरिएशंस आ सकती हैं, 3 डिफरेंट इक्वेशंस बन सकती हैं। जैसे पहली इक्वेशन मैंने जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को बताया था, ये है V इक्वल टू आई आर। ठीक है, Yes, sir. और अगर मैंने इसमें से करंट फाइंड करना है तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू वी ओवर आर। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। Yes, sir. और अगर मैंने R की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो हो जाएगा R इज इक्वल टू वी ओवर आई। तो ये Yes. मेरे पास ओहम्स लॉ की ही 3 डिफरेंट स्टेट्स हैं, और इसको हम लोग अगर ओहम्स लॉ कहीं भी बता रहे होंगे तो हम इन तीनों में से कोई भी इक्वेशन लिखकर बता सकते हैं। सही। जी ठीक है, ओके, अच्छा। और अगर आप में से कोई कभी ये चेक करना चाहे कि भाई क्या ओहम, ये जो साइंसदान साहब थे, इन्होंने ये जो अपना ओहम्स लॉ दिया है, ये जो लॉ इन्होंने हमें बताया, क्या ये सही भी है या नहीं है, तो इसको हम लोग खुद ब खुद भी एक्सपेरिमेंटल वे में चेक कर सकते हैं। वो कैसे चेक कर सकते हैं? क्योंकि अब ओहम ने हमें यही कहा है ना कि वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा। जी सर, यही यस सर। यही कहा है ना। तो जी उसके सर। लिए अगर आप लोगों को ये सर्किट देख के अभी परेशानी हो रही है, तो अगर मैं कहूँ मेरे पास एक सिंपल सर्किट है जिसके अंदर ये एक बैटरी अटैच्ड है, और इसके साथ सिर्फ और सिर्फ आगे ये एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। ये सर्किट तो अभी समझ में आ रहा है ना? जी सर। यस सर। अच्छा, Yes, sir. तो अभी पहले मैंने वोल्टेज इधर पहले ना, इसको चेक करने के लिए ये जो मैंने प्लस माइनस लिखा हुआ है, अब इसको चेक करना है इसमें कितनी वोल्टेज है। मैं इसको चेक करने के लिए इसके साथ वोल्ट मीटर लगा सकता हूँ? लगा सकते हो। Yes, sir. यस लगा सर। सकते हैं ना। जैसे ये भी मैंने ये एक वोल्ट मीटर ही लगाया हुआ है ना उस बंदे ने, उस बैटरी को चेक करने के लिए। यस सर। अच्छा, तो भाई फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि यहाँ पर जो वोल्टेज है ना वो 6 वोल्ट है सही है सर। फिलहाल Okay, sir. तक। ठीक है, और 6 वोल्ट है, और 6 वोल्ट की वजह से अभी हम लोगों ने ना उसी तरह ये जो करंट का रास्ता था ये वाला इधर, यहाँ पर मैंने एक एम्पेयर मीटर लगा दिया। एम्पेयर मीटर क्या करेगा?
एम्पेयर को डिटेक्ट करंट चेक करेगा करंट करंट चेक करेगा। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं भाई यहाँ पर था भाई 3 एम्पेयर करंट, सही हो गया। ठीक है। अभी जैसे ही मैंने वोल्टेज को बढ़ा दिया, फॉर एग्जांपल वोल्टेज मैंने कर दी 12, तो वो आगे 6 हो जाना है, तो मेरे पास जो करंट है वो करंट आ भी, जाएगा। क्योंकि मेरे पास अगर वोल्टेज डबल हो गई है तो करंट भी डबल हो जाएगा। जी सर। यस सर, ठीक है, तो ये बात समझ आ गई। हाँ जी, यस सर, समझ ये समझ आ गया। यस सर, सर आ गया। अच्छा, तो सर इसी दोबारा तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे। दोबारा, अच्छा मैं बता देता हूँ। सिंपल इसमें ये बात है कि अगर हम लोग किसी भी सर्किट में ये चेक करना चाहें, ओहम्स लॉ को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना चाहें, तो हम लोग बैटरी के साथ एक वोल्ट मीटर लगा देंगे और सर्किट में कहीं पर भी एक एम्पेयर मीटर लगा देंगे। तो हम लोग ये देख रहे होंगे कि अगर मैं वोल्टेज को बढ़ा रहा हूं तो क्या रीडिंग आ रही है मेरे पास, वोल्टेज की कितनी हो गई, और उसी की वजह से, बढ़ने की वजह से करंट की कितनी रीडिंग आ रही है। और इसी तरीके से आप वोल्टेज को कम और ज्यादा कर सकते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा ये जो सर्किट है, यहाँ पे ये एक एरो लगा हुआ है, इसके ऊपर, ये बैटरी के ऊपर एक एरो लगा हुआ है, लगा हुआ है ना ये एरो। यस सर, जी सर लगा। जी सर। अच्छा, अगर आप लोगों के पास किसी भी सर्किट में एक बैटरी है और उसका साइन कुछ इसी तरीके से, ये जैसे अभी ये मैंने एक बैटरी है, जब भी मैं दोबारा से खैर बना रहा हूँ इस तरीके से, मैं कहता हूँ ये एक बैटरी है, तो ये होगी कांस्टेंट वैल्यू वाली बैटरी। जैसे हमारे घरों में सेल होते हैं, 2 वोल्ट का, 3 वोल्ट का, किसी भी मतलब हो सकते हैं ना डिफरेंट वैल्यूज के सेल्स हमारे पास। यस सर, यस सर। ठीक है, तो अगर आप लोगों के पास इस पे इस तरीके से एरो लगा हुआ हो तो इसका मतलब ये है कि हम लोग इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ये एक वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है, मतलब इसकी वैल्यू को हम लोग खुद से कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, सही हो गया सर। जब एरो लगा एरो ना लगा हो तो इसका मतलब है कांस्टेंट है, एरो लगा हो तो इसका मतलब वेरिएबल है। अच्छा चेंज कर सकते हैं हम। जी, एक्सक्यूज मी सर। रिपीट जी। करते हैं सर, ये जो आपने अभी बताया रो वाला। हमें प्रैक्टिकल करवाएंगे नहीं, क्या चीज रिपीट करूं, अब इसमें क्या समझ नहीं आ रहा मुझे, ये बताएं। ये जो आपने अभी वेरिएबल वाला बात की है ना, तो वो मुझे समझ नहीं आई, ये वो आप सिंपल मैं रिपीट ये कर। कह रहा हूँ कि अगर बैटरी के साइन के ऊपर एरो लगा हुआ है उसका मतलब है कि वो वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब ये मैं उसकी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, बैटरी की वैल्यू कम ज्यादा करा उसमें आपको सॉफ्ट सिंपल सर्किट भी। तो जब आप लोग उसको किसी भी बोर्ड के ऊपर इंप्लीमेंट कर रहे होगे ना, तब वो ज्यादा आसान हो जाता है, उसे बंदे को पता होता है मैंने किस तरीके से वायर्स को कनेक्ट करना है ना। ओके सर, क्योंकि जब हमारा प्रोजेक्ट आएगा, प्रोजेक्ट के लिए आप लोग अपने डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज लेकर आएंगे, तो उसमें फिर ऐसे ही होगा, कोई कह देगा मैं वाटर लेवल डिटेक्टर बना रहा हूँ, कोई फायर अलार्म डिटेक्टर बना रहा होगा, या कुछ भी किस्म के कुछ बना रहे होते हैं बच्चे प्रोजेक्ट्स ना, तो वो उसका जो डिजाइन होगा ना सर्किट का, इस तरह का सर्किट, वो आप लोगों को प्रोटीएस में ही बनाना पड़ेगा। ओके सर, ओके सर। अच्छा, ठीक है। ओहो, खैर मुझे लग रहा है ये स्लाइड्स खैर दोबारा से रिपीट हो रही है, सिर्फ डायग्राम मेरी चीज की, लेकिन चलिए मैं इस पे से ये जो एक्स्ट्रा स्लाइड है ये रिमूव कर दूंगा, ये सिंपल वही बात है, इस पे वो कुछ नहीं है। लेकिन सिंपल बताया क्या हुआ है, अगर डायग्राम देख कर वो आप लोग थोड़ा वो मुझे ये कह दें, तो इसमें सिंपल वो ना इनवर्स रिलेशनशिप को बताने के लिए बात की भी, कि ये जो रेजिस्टेंस है ना, आप लोग देख रहे जी हैं, सर। यहाँ पे यस सर, resistance इसमें की और रेजिस्टेंस arrow। वेरिएबल है और जो बैटरी है वो कांस्टेंट है। हाँ, तो वो बिल्कुल जैसे वो पीछे हम लोगों ने यहाँ पे ये 2 बातें की थी ये वाली, कि भाई फॉर अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ आर एंड इफ वी इज कांस्टेंट। यस ठीक है, सिंपल वही उसी रिलेशनशिप को बताने की बात की गई है इसमें। यस सर, समझ आ गई। तो अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, इफ द रेजिस्टेंस इज हाफ्ड द करंट विल डबल ट्रिपल क्वाड्रपल और नन ऑफ द अबव, तो कौन सा ऑप्शन होगा? डबल होगा। हाफ वाला। डबल होगा सर। डबल हो जाएगा ना, रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट बढ़ेगा। यस यस सर। सर, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। अगर रेजिस्टेंस यस डबल सर। हो गया तो करंट हाफ हो जाएगा। यस सर। बिल्कुल सर।
अच्छा, तो अभी तक हम लोगों ने जो बात की है, हम लोग ये बार बार कहते आ रहे हैं कि भाई करंट और वोल्टेज जो है ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसे ही है ना? यस sir. यस सर यस सर मतलब करंट बढ़ता है वोल्टेज बढ़ जाती है, वोल्टेज कम होती है तो करंट कम हो जाता है। यस सर तो इस चीज को अगर हम लोग मैथमेटिकल वे में बताना चाहें तो मैं ये कह सकता हूं कि वोल्टेज और करंट में जो रिलेशनशिप है वो लीनियर है। यस सर किस तरीके से? अगर मैं ये कह दूं कि ये मेरे पास एक्स एक्सेस है, ये मेरे पास वाई एक्सेस है, ये मेरा वो जीरो वाला पॉइंट है, इतना तो पता है ना ग्राफ में कैसे होता था। यस यस सर तो अगर मैं कहूं कि भाई मेरे पास एक्स एक्सिस पर वोल्टेज है और वाई एक्सिस पर मेरे पास करंट है, सही तो जैसे जैसे V की वैल्यू बढ़ती जाएगी हमारे पास करंट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, हमारे पास एक इस तरीके से एक सीधी लाइन ड्रॉ हो रही होगी। यस सर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सर वो लीनियर वैल्यू की हाँ जी, लीनियर की डेफिनेशन बता दें। लीनियर की डेफिनेशन लीनियर की कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं है ना, मैं सिंपल लीनियर रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, हम लोग मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे। ठीक है, लीनियर का मतलब इधर आप लोगों को वो ये शायद यहाँ पे लिखा हुआ नजर भी आ रहा होगा, इसमें ये बताया हुआ है कि अगर एक वैल्यू हमारी जिस परसेंटेज से बढ़ रही होती है ना ग्राफ में, तो दूसरी वैल्यू भी उतनी ही यस परसेंटेज से बढ़ रही होती है। मतलब अगर वोल्टेज डबल हो गया तो करंट भी डबल हो जाएगा, वोल्टेज 5% बढ़ी है तो करंट भी 5% बढ़ जाएगा। ओके सर ये बात समझ आई है या नहीं? मैं पढ़ के बता देता हूँ। लीनियर मीन्स इफ वन ऑफ द क्वांटाइल्स पे सिंपल, अभी वो आप लोगों ने अगर, यार वैसे ये मैथमेटिक्स में हम लोग जाना चाह रहे, मुझे था ये शायद आप लोग ये चीजें आती होंगी। सर ये जो लीनियर है बेसिकली ये वो लाइन है जो किसी एक क्वांटिटी के इंक्रीज या डिक्रीज होने से वो लाइन होती है, तो बेसिकली ये वो लाइन है। मैं आपको बताता हूँ, ये क्वांटाइल्स तो पढ़े हुए हैं ना, फर्स्ट क्वार्टाइल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ यस सर मैथमेटिक्स में। यस सर यस सर यस सर ठीक है, यस यस तो सर सर वो भी ये अभी आप लोग ये क्वांटाइल्स को देख लें और फिर ये क्वांटिटीज की वैसे बात की हुई कि वो कहते हैं कि भाई सिंपल मैं बता रहा हूँ कि भाई मेरे पास कोई भी मेरी एक जो वैल्यू है, कोई भी जिसको मैं ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, अगर उसकी वजह से कोई दूसरी वैल्यू भी उतनी ही बढ़ जाती है या कम हो जाती है, कि अगर एक वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, अगर एक कम होती है तो दूसरी भी कम होती है। सही किसी भी एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो उनके दरमियान में जो रिलेशनशिप होगा वो लीनियर होगा। लीनियर का मतलब एक सीधी लाइन ड्रॉ हो रही होगी। यस सर सीधी लाइन ओके किस सर तरीके से? कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये जैसे ये वैल्यूज लिखी हुई है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है, तो अभी आप लोग ये देख रहे हैं कि अगर वोल्टेज 1 थी तो करंट भी हमारे पास 1 था, हमारे पास अगर वोल्टेज 2 थी करंट भी हमारे पास 2 था। कह रहे अभी ये लाइन उस तरीके से नहीं, मैंने पहले बना दी, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये 4 है तो ये भी 4 है, ये 5 पे हमारे पास वैल्यू थी तो ये भी 5 पर। तो इस तरीके से जब इन पॉइंट्स को हम लोग मिला देंगे तो हमारे पास एक सीधी एक लाइन बन रही होगी। ये बात समझ आ गई है? यस सर यस सर यस सर यही चीज मैं आप लोगों को इधर अगर ग्राफ में दिखा दूं, ये उसी तरीके का एक ग्राफ दोबारा से बना हुआ है जिसमें हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है, वोल्टेज है, और वाई एक्सिस पे हमारे पास करंट है। करंट है ठीक है, तो अभी जैसे ही मैंने वोल्टेज की वैल्यू 10 की तो मेरे पास करंट आया जी 1। वोल्टेज की वैल्यू 20 की, अब देखें वोल्टेज बढ़ती जा रही है तो साथ के साथ करंट की वैल्यू भी अब बढ़ रही है ना। यस सर यस सर तो ये इस चीज को हम लोग एक लीनियर रिलेशनशिप कह रहे होते हैं। ये बात समझ आ गई है कि नहीं? यस सर यस सर समझ आ गई यस सर यस सर यस सर अच्छा, और इसी तरीके से अभी ये वाला जो ग्राफ बना हुआ है ये हमारे पास बना हुआ है कि भाई अगर मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाता जाऊं तो मेरे पास एम्पेयर की करंट वैल्यू कम तो होती करंट की जाएगी वैल्यू कम होती जाती है ना।
Yes, sir. तो अभी अगर आप Yes, लोग sir. देख Yes, रहे sir. होंगे कि मेरे पास अगर रेजिस्टेंस 10 ओहम थी तो मेरे पास करंट की क्या वैल्यू थी 1। ये टेबल से भी देख सकते हैं, टेबल भी इसीलिए ऐड किया हुआ है कि अगर रेजिस्टेंस 10 थी तो करंट की वैल्यू क्या थी 1 1। फिर रेजिस्टेंस 20 हो गई तो 20 पे आगे हमारे पास वैल्यू हाफ हो होगी गई सर 0.5। फिर 30 हो गई, फिर उससे भी कम। इसी तरीके से जैसे जैसे रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा होती गई तो हमारे पास करंट की वैल्यू कम से कम होती जा रही है। Yes, sir. ठीक है, यस सर Yes, sir. ओके। तो Yes, ये sir. रिलेशनशिप में कोई Congratulations. कंफ्यूजन? No, sir. अच्छा, तो अभी तक हम लोगों को ये पता चल गया कि भाई करंट का रिलेशनशिप क्या है वोल्टेज और रेजिस्टेंस के साथ। करंट का क्या रिलेशनशिप है वोल्टेज और रेजिस्टेंस के साथ? Yes, sir. अच्छा, बिल्कुल तो अगर मैं कहूं कि भाई अब इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए डिफरेंट सर्किट्स के अंदर मैंने करंट फाइंड करना है तो मैं फाइंड कर सकता हूं ना अगर मुझे दो वैल्यूज गिवन हो तो। यस सर कर सर Yes, sir. तो अभी हम लोग उसी की कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि वो किस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सिंपल बेसिकली इसको हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग करंट कैलकुलेशंस कर रहे हैं ना यूजिंग ओहम्स लॉ। यस सर तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई करंट कैलकुलेशन का फॉर्मूला बताओ जो हम ओहम्स लॉ में यूज करते हैं तो वो क्या होगा? आई इज इक्वल टू वी भैया I equal to V over R. बिल्कुल। भैया अच्छा, तो जैसे भी आप लोगों के पास ये एक सर्किट है, यहाँ पर ये दो क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन 1 की बात कर रहा हूँ। यस सर तो क्वेश्चन 1 में हमारे पास वोल्टेज कितनी गिवन है? 100 volts. वोल्टेज है 100 वोल्ट्स, ओके। अच्छा, और मेरे पास रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू गिवन है? 22 22 के साथ क्या लिखा हुआ है? K, sir. किलो। Kilo ohm. 22 किलो ओहम। तो भाई अभी तो ये यूनिट बराबर आपस में है ही नहीं, हमें कोई भी कैलकुलेशन करने से पहले यूनिट्स को बराबर करना पड़ता है ना। Yes, sir. तो भाई ये किलो का क्या मतलब होता है? तो किलो का मतलब होता है 10 रेज टू पावर 3। Yes, sir. 10 raised to power 3 1000. ठीक है, तो अगर मैं ये लिख दूं 22 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 3, इसमें कोई बात गलत तो नहीं है? No, नो sir. सर No, sir. तो अगर यस मैं सर इसको सॉल्व कर दूं, प्रीफिक्सेस से खत्म हो जाए हाँ बिल्कुल, तो अभी मैं इसको सॉल्व कर लूं मतलब 22 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 3 का मतलब 1000 होता है ना। जी सर। यस Yes, sir. ठीक है, तो अभी तक भी हमें इसमें कोई मसला नहीं है, ओके। तो ये मेरे पास आ 22 जाएगा 22,000। इसी तरीके से Yes, sir. यस सर 22,000 ओहम, ओके। तो भाई अभी मेरे Yes, पास दोनों वैल्यूज सेम यूनिट में आ गई, मतलब कि भाई अब इसमें कोई किलो शिलो वाली बात नहीं है। यस सर अच्छा, जी. तो अभी मैंने करंट फाइंड करना है तो मैं करंट कैसे फाइंड करूंगा? आई इज इक्वल टू वी ओवर आर, मुझे फॉर्मूला पता है। यस सर यस सर Yes, sir. वोल्टेज मेरे चेंज पास कर देंगे कितनी है? सर फार्मूले को 100 वोल्ट 100 वोल्ट वोल्टेज मेरे पास 100 है और आर की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 22,000 22,000. 22,000। अच्छा, तो 22,000 में मैं कहता हूँ दो जीरोस इस जीरो से कट गए, इन दो जीरो से Yes, sir. 220 आ गए. 1/220 ऐसे ही है। 0.004 वोल्ट डिवाइड हो रहा इसका है. इसको सॉल्व करें, क्या आंसर आएगा? 0.004 एम्पेयर 004 0.00455 एम्पेयर 0.00455 इस तरीके से आंसर आ रहा होगा आप लोगों के पास, ऐसे ही है ना। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, लेकिन अभी ये जो आंसर मेरे पास आया है ना, अब इसको मैंने इसी तरीके से नहीं छोड़ देना। एम्पियर लगाना. अभी मैंने इसको दोबारा से एक ऐसी फॉर्म में लिखना है जो समझ आने वाली हो। मैं इसकी एग्जांपल डेली लाइफ से इस तरह से दे देता हूँ कि जब हमारे कोई नंबर आते हैं ना तो हम जाके घर में ये नहीं बताते मेरे 0.81 नंबर आए हैं।
हम लोग कहते हैं मेरे 81% नंबर आए हैं, मेरे 0.85 नंबर आए हैं जी मैट्रिक में, नहीं मेरे 85% मार्क्स आए, मतलब हम लोग कोई ऑब्वियसली अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में उसको बता रहे होते हैं ना। जी सर जी। सर प्रीफिक्स का Yes, इस्तेमाल yes, करेंगे, sir. प्रीफिक्सेस का। बिल्कुल, तो अभी ये बात इसलिए मैं उनके लिए बता रहा था जिनको नहीं पता ना कि प्रीफिक्स क्या होते हैं, क्यों यूज करते हैं, उनके लिए खैर मैंने ये एग्जांपल दी है। ऑब्वियसली हम लोग अब प्रीफिक्स को यूज करेंगे। ओके तो सर। उसके लिए अब मैं क्या करूंगा, मैं ये करना चाह रहा हूं कि भाई अगर मैं इस वाले पॉइंट को, ये वाला जो मेरे पास पॉइंट है, इसको अगर मैं इधर ले आऊं 4 के बाद, तो ये वैल्यू कुछ समझ आने वाली बन सकती है। 4.5 4.5 मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -3 10 रेज़ टू Minus पावर, अब 2. इसको तीन पॉइंट मूव किया है मैंने, -3 ऐसे आ ही है ना, जाएगा। 1 -3 2 माइनस 3, 3 सर। 10 रेज़ टू पावर -3। तो अभी 10 रेज़ टू पावर -3 किसके इक्वल होता है, ये मिली के इक्वल होता है। टेबल है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ठीक Yes, है। sir, sir. 4.5 मिली। तो अभी हम लोगों ने फाइंड क्या किया, ये क्या चीज है, ये करंट है। 4.5 एम्पेयर करंट का milliampere. यूनिट क्या है, मिली एम्पेयर। एम्पेयर हाँ सर। एम्पेयर। ठीक है। एम्पेयर। सर अगर इसको हम ये 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ पे ही छोड़ दें तो आंसर नहीं, गलत तो नहीं कंसीडर होगा? चेंज कर देता हूं, मैं ये कहता हूं इफ R इज चेंज टू 33K, मतलब अगर मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू को करंट क्या होगा, तो ऑब्वियसली हमें ये कैलकुलेशन, ठीक है। अभी रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ा दी तो ऑब्वियसली हमारा करंट तो कम होगा, लेकिन अब उसकी वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। अभी इसी क्वेश्चन को मैंने इधर ये आप लोगों के पास सोल्यूशन भी ऐड किया हुआ है, ये बुक से ही लिया गया सोल्यूशन है, तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे आंसर आया हुआ है 4.55 मिली एम्पेयर। यस सर। तो वो इसलिए उसने ये 5 एंड वाला लिखा है क्योंकि हमारे पास जो आंसर आ रहा था वो कुछ इस तरीके से था ना, 4.4545 इस तरीके से, राउंड ऑफ कर दिए तो थे इस बस। वाले को उन्होंने राउंड ऑफ करके लिख दिया। तो अगर राउंड ऑफ नहीं भी करेंगे तो उससे मुझे मसला नहीं होगा, लेकिन इतना का आंसर तो सही होना चाहिए ना, पॉइंट के बाद कम से कम एक वैल्यू तो ठीक आ रही हो ना। यस सर। बिल्कुल सर। ठीक है, ठीक हो गया सर। गुड इसी तरीके से आप लोगों के पास एक और क्वेश्चन है, इसका कोई सोल्यूशन बता सकता है? अगर आप लोगों के पास रफ पेपर्स एंड कुछ भी होगा तो आप लोग इसका सोल्यूशन बता दें। लिखते हैं। I is equal V over R. I V का हमारे को वोल्टेज 30 एक है तो लेट 5.6 ohms ohms क्या होना जी माइक 5.6 Sir, 5,000. सर 0.005357। अच्छा, अभी मैं आप लोगों को एक आंसर दिखाता हूँ, इसका आंसर ये आता है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है सर, सही है। सबको समझ आ गया यही कि ये हो कैसे रहा है? लेकिन सर Yes, इन्होंने sir. कंट्रोल Yes, सर। हाँ जी, सर जिस तरह हमने पहली एग्जांपल में ना वो किलो एंड इसी तरीके से हमारे पास ये और भी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, इनके सॉल्यूशंस आप लोगों के पास गिवन होंगे और आप लोग इनको देख भी सकते हैं। जो टास्क है वो मैंने फाइंड करना है ना, तो आई इज इक्वल टू, अभी आर ने इस साइड पर आना है ना, तो आर उस डिवाइड होगा आकर, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। उसका केस मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ओहम्स लॉ के अलावा कोई भी एक इक्वेशन जैसे हम लोग लिख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 1 इज इक्वल टू 5/2/3।
समझ रहे हैं? तो ये अभी ये वाली चीज लिखी है ना, इसके केस में हमारे पास वो चीज थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। ये भी कुछ 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ, आगे ये से कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है 1 = 5 डिवाइडेड बाय 2/3, और हमने पढ़ा था कि अगर डिवाइड हो रहा हो उसको हम लोग मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ये इस तरीके से चेंज हो जाता है 3/2 जी सर। 5, कुछ ऐसा ही होता है ना। तो ये तो हम्म। वो बेसिक वो हमारी कैलकुलेशंस के रूल्स है ना। चलिए अल्लाह खैर ही करे, पर अब सबमिट करा दी थी, दिए क्या हो सकता है, बरन चले, चले उम्मीद है कोई नहीं, सही किया होगा मैंने। प्रैक्टिस हो गई, पता चल गया, पेपर में अब गलती नहीं होगी ना अगर अभी हो भी गई तो। इंशाल्लाह जी सर, ऐसे ही है। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। आप पेपर्स की बात मैं कर रहा था, पेपर्स में ऑनलाइन एग्जाम्स में इस तरीके से होगा। अभी जैसे हमारा क्विज हुआ है तो फिजिक्स के पेपर इसी तरीके से ही होगा जैसा हमारा पहला क्विज हुआ था, मतलब कि एमसीक्यू सर ये जो सर सर मतलब कि एमसीक्यू एक सेकंड सर, मतलब कि ये जो क्विज है तो वही कॉम्बिनेशन उनका हो के तो वो मिड या फाइनल बन जाएगा, इस तरह होगा या क्या सीन होगा उसमें? नहीं 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 नहीं, क्विज का पेपर अलग से होगा। मतलब आपको उस दिन मैं बताऊंगा कि भाई आज के दिन 1 से 2 बजे तक आप लोगों का पेपर है मॉर्निंग के ऊपर। तो वहां पे आप लोग आके देखोगे तो लिखा होगा मिड टर्म एग्जाम, उस पर क्लिक करोगे और वो फिर क्विज की तरह ही सॉल्व करना होगा जैसे क्विज किया है। नहीं मतलब कि वो जो क्वेश्चंस होंगे वो क्विज में एमसीक्यू से भी क्या उठाए सर? जा सकते हैं। पता नहीं, अब ये तो खैर हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन सर उसमें और एमसीक्यू सर की ये फॉर्म आप में टेस्ट होगा। तो सर उसमें सिर्फ एमसीक्यूज होंगे और उसमें क्वेश्चंस? एमसीक्यूज इस तरह से होंगे कि जैसे मैं ये वाला एक स्टेटमेंट लिख दूंगा, ये वाली पूरी, और इस स्टेटमेंट के जो आंसर मेरे पास आ रहे होंगे, मैं इसमें एक सही आंसर लिख दूंगा, बाकी 2-3 गलत आंसर लिख दूंगा और आपको कहूंगा बताओ भाई सही आंसर कौन सा है। तो ऑब्वियसली आपको सॉल्व करना पड़ेगा उसे पेज पर। ठीक हो गया। सॉल्व करोगे तो आंसर पता चलेगा समझ ना। गया। तो कॉन्सेप्ट्स भी आएंगे, स्लाइडें पढ़ लें, और फिर आप लोगों के लिए मैंने बुक अपलोड की हुई है 2 मुअल्लिम पर, तो आप लोग वो बुक्स को भी यूज कर सकते हैं। रिलेशन की बात कर रहे थे तो ओम्स लॉ में सिंपल, अभी हमें पता है कि जब हम लोगों ने करंट फाइंड किया तो करंट फाइंड करने के लिए हम लोगों ने ओम्स लॉ को डिराइव कर लिया था, I = VR लिख दिया था ना। और अब जब हम लोगों ने वोल्टेज फाइंड करनी होगी तो वोल्टेज फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 चीजें गिवन होनी चाहिए, वो क्या क्या है, करंट और रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। जैसे भी आप लोगों के पास ये एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों के पास 2 चीजें गिवन है। अभी हमें ना अगर बताया नहीं हुआ कि भाई ये के करंट कितना है, रेजिस्टेंस कितनी, सिर्फ एक डायग्राम बना दूंगा और मैं कहूँ फाइंड V, तो हम लोग आराम से कर सकते हैं। हमें पता है जो ये 5A है इसका मतलब है ये करंट है, और ऑब्वियसली ये जो है 100 ओहम ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। तो इसका आंसर क्या आएगा? V = IR। 500 500 सर जी। मल्टीप्लाई। हाँ जी, 500 5 अकेला 500। वोल्ट। नो सर, 500 वोल्ट। वोल्ट हाँ जी, वोल्ट सर। 500 वोल्ट, बिल्कुल 500 वोल्ट। अच्छा, और इसी तरीके से एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है इसी सर्किट से रिलेटेड। हाउ मच वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 12 एम्पेयर ऑफ करंट। अभी हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है इस सर्किट में, यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। वो 100 है, और मेरे पास करंट कितना है 12, 12 मल्टीप्लाइड बाय 100, 12 एम्पेयर। 1200। सर जी, हाँ जी, सर मैंने वो असाइनमेंट अपलोड कर ली, तो आप फिर बाद में चेक हाँ कर ठीक लेना। है, वो मैं देख लूंगा। ठीक हो गया सर। अच्छा, तो ये 1200 वोल्ट इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जो ये वाला था इसका आंसर हमारे पास आया 500 वोल्ट, और ये जो ये वाला क्वेश्चन था इसका आंसर हमारे पास 1200 वोल्ट। इसी तरीके से आ रहा है, समझ आ रहा है ना, प्लेन एंड सिंपल, इसमें ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं। आप लोगों के पास ये सॉल्व भी किया हुआ है 500 वोल्ट वाला। अच्छा, इसी तरीके से
हाउ मच वोल्टेज विल बी मेजर्ड अक्रॉस द रेजिस्टर। अभी परेशान नहीं हो जाना कि भाई सर ये तो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा ही नहीं हुआ। अभी सिंपल इससे देखकर हमें क्या पता चला, हमने क्या चीज फाइंड करनी है, वोल्टेज फाइंड करनी है। तो V इज इक्वल टू IR, और हमारे पास करंट की क्या वैल्यू है 5 मिली है। मिली कितना होता है 10⁻³ या 3, मिसाइल तो चलते ही हैं। लेकिन मुझे ये बताएं 5 मिली एम्पेयर को किस तरीके से लिखूंगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ -3 या 3? 10⁻³ -3 -3 होगा सर। सर माइनस -3 होगा। अगर किलो ठीक होता है, बिल्कुल किलो ठीक होता है। तो प्लस में होता। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डिवाइड बाय 1000 भी कर सकते हैं इसे। हाँ डिवाइड बाय 1000 लिखते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों के पास इधर किया हुआ है। इसमें 5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ क्योंकि मिली था 56। अभी 56 मल्टीप्लाइड बाय 5 280 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ तो -3 क्या होता है, मिली होता है। तो इसका आंसर आ गया 280 मिली वोल्ट। ठीक है। ठीक है या नहीं ठीक, देख लें एक दफा, सोच लें थोड़ा सा। मैं अटेंडेंस शीट डाउनलोड कर लेता हूं। इसे हमने ठीक है सर इसे हमने वोल्ट में क्यों नहीं कन्वर्ट किया, मिली वोल्ट में क्यों नहीं किया? मिली वोल्ट में क्यों लिखा है? हाँ जी सर क्योंकि जी हमारे पास जब इसका आंसर आएगा ना, अगर आप इसको इस तरीके से लिख दो 0.005 यही आता है, 5 डिवाइडेड बाय 1000। यस यस सर। ठीक है, अभी आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है 56 के साथ। क्या आंसर आया? आंसर आया 0.28 वोल्ट। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था इन फिजिक्स वी ट्राई टू गिव प्रिसाइज आंसर्स। हम लोग उसका एक एक्यूरेट वैल्यू देने की कोशिश करते हैं, जैसे एक कंप्लीट नंबर देना होता है हमने। 0.28 इज एन वैल्यू, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इसको मिली वोल्ट्स में प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट कर लेंगे तो फिर हमारे पास एक कंप्लीट एक नंबर बन जाएगा जो एक इजीली अंडरस्टैंडेबल वैल्यू है। सिंपल मैंने इसके लिए आप लोगों को परसेंटेज वाली एग्जांपल दी थी ना, कि घर में जाके हम ये तो नहीं ना कहते मेरे 0.82 नंबर आए हैं, हम कहते हैं 82% मार्क्स आए हैं। यस सर। आंसर ये वाला भी ठीक है, गलत नहीं है। लेकिन वही बात है कि अगर हम लोगों का प्रीफिक्स में वो वैल्यू कन्वर्ट हो सकती थी और हमने इसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट नहीं किया तो फिर वो कोई एक आधा नंबर कट जाता है। ओके सर, वो असाइनमेंट में मैंने सर वो Excuse me, sir? नहीं किया था, मतलब जी बोर्ड में ही लिखा था। अगर यहाँ से पॉइंट को आगे लेके जाए तो डिजिट क्रॉस करें तो वो वैल्यू बन जाती है ना? इसको हम पॉइंट को हमें 3 बार तीन वैल्यूज मूव करवाना पड़ेगा तो हम लोग मिली बना सकते हैं। जी जी 280 तीन मल्टीप्लाइड वैल्यूज बाय समझ 10⁻³ बन जाएगा ये। और हम लोग इसको फिर 280 मिली वोल्ट कह सकते हैं। ठीक है, ठीक हो गया सर। यस सर। अच्छा इसी तरीके से आप लोगों के पास डिफरेंट क्वेश्चंस गिवन होंगे कैलकुलेशन के लिए, जिसमें हमारे पास करंट गिवन होगा, रेजिस्टेंस गिवन होगी और हम लोगों ने वोल्टेज फाइंड करना होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस वो हैं जिनका सोल्यूशन भी साथ साथ ऐड किया हुआ है। इनकी एक्स्ट्रा एग्जांपल्स भी अगर आप लोगों ने देखनी है तो जो बुक मॉर्निंग पर अपलोडेड है मैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से भी इसकी एग्जांपल एक्स्ट्रा देख सकते हैं। और उसके बाद ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं इनको मैं असाइनमेंट नहीं बनाऊंगा, प्रैक्टिस कर लेंगे तो बेहतर है।
अगर छोड़ देंगे तो वो भी फिर आप लोगों की मर्जी है। सर एक क्वेश्चन मैंने पूछना है। हाँ जी। उस वक्त जरा जरा नेट का प्रॉब्लम था सर। ये जो 2 वोल्ट लिखे हुए थे ये एक ही आएगा ना इसमें? किधर? सर पीछे जो डायग्राम थी ये वाली, इसकी बात कर रहे हैं ना? शो ही नहीं हो रही सर। वो भी नेट स्लो है आपके पास, वो भी आ जाएगी। हाँ हाँ जी सर। तो इसमें ये एक ही वैल्यू आएगी ना वोल्टेज की? जो ये वाला है ना, जहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस के ऊपर लगा हुआ है, ये हमारा वोल्ट मीटर है। दिस अच्छा इज द अच्छा अच्छा, वोल्ट मीटर। हम लोग चेक कर रहे हैं कि भाई वोल्टेज कितनी आ रही है। ठीक हो गया सर। ठीक है। अच्छा, यस सर। ओके। तो इसी तरीके से यूजिंग ओहम्स लॉ, अगर हमें सर्किट में वोल्टेज और करंट पता हो तो हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जिस तरीके से हम लोग पहले करंट और वोल्टेज को फाइंड करते रहे हैं। सर हाँ जी। सर जी, अगर क्वेश्चन में रेजिस्टेंस या करंट या वोल्टेज कोई भी ऐसे मतलब कि तीनों में से कोई भी चीज वो मिली में दी गई है हाँ जी। तो आंसर भी हमने उसको मिली में लिखना होगा ना? हाँ, क्योंकि ऐसे उससे मसला पता क्या होगा। थोड़ी सी उसकी एक्सप्लेनेशन मैं इस तरीके से दे देता हूँ, क्योंकि अगर एक वैल्यू मिली में लिखी हुई है ना, इसका मतलब यह है कि वो वैल्यू बहुत छोटी है। हम्म, ठीक है, मतलब 0.00 इस तरीके से करके वो वैल्यू आ रही है, तो उससे हमारा आंसर बहुत छोटा आएगा। तो वो बहुत छोटे आंसर को फिर हम लोग एक कंप्लीट नंबर बनाने के लिए प्रीफिक्स बनाना पड़ेगा हमें। जी सर। जैसे सर आपने एक सर क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 5 सर, उसमें जो हमारे पास करंट था वो सर मिली में था। हम्म। ठीक है, तो उसको हमने पहले उसे जो है मिली एम्पेयर को एम्पेयर में कन्वर्ट करना था, फिर उसको दोबारा उसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आना था रेजिस्टेंस, फॉर एग्जांपल हाँ वो जी। सिंपल ओम में आ रही है तो उसे मिली ओम में कन्वर्ट कर देना था। ऐसे ही था ना सर? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। सही हो तो गया उसी सर, तरीके थैंक से यू ही हम सो लोग मच। रेजिस्टेंस कैलकुलेशन में, जैसे एक क्वेश्चन है अभी आप लोगों के पास, हमारे पास करंट गिवन है, वोल्टेज भी गिवन है, मैंने आर फाइंड करना है। तो ओम्स लॉ को अगर नहीं भूल गए हैं कि कैसे आर का क्या फॉर्मूला था, तो ये याद होगा, V इक्वल टू आई आर, ये तो हमें पता है ना। यस सर। तो हम यस लोग ये सर। कह सकते हैं ना कि R इज इक्वल टू V ओवर आई। मतलब I उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा ना, I इस तरफ आ जाएगा। यस सर। यस सर। तो V जो है हमारे पास 12 है, 12 डिवाइडेड बाई 3.08। तो अभी आप लोगों के पास 4 पॉइंट समथिंग या कुछ इस तरीके से कुछ आंसर आ रहा होगा, 3.90। और इसी तरह से अगर इसी क्वेश्चन में मैं कहूँ कि भाई जो करंट की वैल्यू है वो 5.45 है, वोल्टेज मेरे पास सेम है, मतलब अगर मैंने V ओवर आई कैलकुलेट करना हो इस वाले क्वेश्चन के लिए ही, तो वोल्टेज तो मेरे पास सेम है ना, 12 भी है ये वाले क्वेश्चन में। यस यस सर। सर। और हम अब हमारे पास करंट की वैल्यू चेंज हो गई, तो 12 डिवाइडेड बाय 5.45 क्या आंसर आया? 2 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। 2.201। 12 डिवाइडेड बाय 5.45, 2.201। तो ऑब्वियसली ये वैल्यू कंटिन्यूड है, तो हम लोग बस इसको 2.20 भी अगर लिख देंगे तो दैट्स इट, 2.20 ओहम। सर जी। सर एक क्वेश्चन था कि सर अगर ये वैल्यूज अगर हमें गिवन जो है वो प्रीफिक्सेस में, तो उसका यानी कि जो आंसर हम फाइंड करेंगे, बेशक वो करंट हो जो भी हो, वो प्रीफिक्सेस में ही निकालेंगे हम? हाँ, वो ठीक है सर। इसलिए मैंने आपको वो उसका थोड़ा सा बता दिया ना। देखें कि अगर प्रीफिक्स में आंसर गिवन होगा ना, तो हमारी जो वैल्यू आ रही होगी ना, वो उसी हिसाब से या तो बहुत बड़ी वैल्यू आ रही होगी,
अगर गेगा यूज किया है वो 10 की पावर 9 या 10 की पावर 12 तक की कोई वैल्यू बड़ी आ रही है, तो इतने जीरोस ऐड करने की बजाय अगर मैं सिंपल एक प्रीफिक्स लिख दूं वो ज्यादा बेहतर रहेगा ना। या अगर बिल्कुल कोई सर, बहुत छोटी वैल्यू आ रही है तो उसके लिए हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं। ठीक है सर। हाँ जी। अच्छा, अभी हो सकता है पेपर में इस तरह की एक डायग्राम आ जाए। इस डायग्राम में हम लोगों ने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, हमें दोनों चीजें गिवन है जो हमें चाहिए रेजिस्टेंस Yes, फाइंड sir. करने के लिए। यस सर, Yes, sir. गिवन है तो Given है सर। सर, वोल्टेज दोनों। ठीक है, तो असल में हुआ ये है, यहाँ पे 2 मीटर लगे हुए हैं, एक वोल्ट मीटर है और एक एम्पेयर मीटर है। इनकी मोस्ट Yes, sir. कॉमन एग्जांपल हमारे घरों में मेन स्विचेस के पास, ये मेन बोर्ड्स जो होते हैं वहां पर ये लगे हुए होते हैं। हाँ जी। जी सर ये एक क्वेश्चन पूछना था। पूछे पूछे पूछे। सर ये जो मिली एम्पेयर लिखा हुआ है ना, हाँ जी। तो इसको पहले मिली में से कन्वर्ट करके फिर आंसर जो है ना मिली में लिखना है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे ना, इसका सोल्यूशन कुछ इस तरीके से आपके सामने है। जैसे भी आप ये कह रहे थे ना 4.55 मिली में लिखा हुआ है ना, यस सर। तो एक तरीका तो ये है कि भाई इसको इस तरीके से लिख लो 4.55 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ शुरू में ही, यस सर। और फिर इसको पूरे को सॉल्व करो। और फिर क्योंकि ये अभी इधर डिवाइड हो रहा है ना, ये इधर, यस सर। यस सर। अगर मैं ये करूं 150 डिवाइडेड बाय 4.55, आंसर मेरे पास आ गया 33। यस सर। मेरे पास आंसर आया 33 डिवाइडेड बाय 10⁻³ अभी तक ये बची, ये ऊपर ऐसा ही है ना। ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी। यस सर। ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो वो किलो बन जाएगा। ये उसका एक आसान हल है कि अगर आप लोग प्रीफिक्सेस को यूज कर रहे हो। यस सर, ये ठीक है सर। जो फॉर्मूला था वो वी ओवर आई वाला था। जी सर। फॉर्मूला मेरे पास वी ओवर आई वाला ही था ना। जी सर। जी सर। मैं 10⁻³ यस सर, लिख सकते हैं। ये जी सर, चीज, ये वाला, ये जो, मिली अगर मैं अब 150 क्योंकि डिवाइड हो रहा है 4.55 से, मैं कर सकता हूँ इसको डिवाइड। 150 को 4.55 के साथ। हाँ जी, यस सर। कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं, डिवाइड हो रहे हैं वो। जी सर, कर सकते हैं। अच्छा, तो 150 को 4.55 से डिवाइड करें, क्या आंसर आता है? सर 32.96। 32.96। तो हम उसको राउंड करके 33 लिख सकते हैं ना। यस सर, लिख सकते हैं। नहीं भी लिखोगे कोई मसला नहीं है, नंबर नहीं काट लूंगा मैं उस पर, ठीक है। लेकिन अगर राउंड होता है तो हम लोग कर देते होते हैं ना। यस सर, कर देते होते हैं। ठीक है। अभी उसके बाद जब इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास जो आंसर आया वो आया 33 डिवाइडेड बाय, क्या बच गया यहाँ पे सिर्फ 10⁻³10⁻³ अच्छा, अभी 10⁻³ है। आएगा तो प्लस हो जाएगा सर। हाँ जी, मैं उसे ऊपर ले जाऊंगा, वो जाकर प्लस हो जाएगा, और वो यस सर। +3 जो होता है 10⁻³ वो किलो के इक्वल होता है ना। यस सर। हाँ जी। अच्छा, अभी तक कोई कंफ्यूजन, इसमें कोई मसला? नो नो सर। सर, क्लियर हो गया। थैंक ओके, यू। ठीक है। दैट्स इट। मतलब अभी ओम्स लॉ हम लोगों ने कर लिया है।